तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हम जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको लेके चलेंगे। जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठते हैं, एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक से, उनको लेकर चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो इन्हीं बुकों से उठाई जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो गया, एओ का हो गया, डबल एओ का हो गया, एडीओ का हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर कमेंट करके बताइए गाइस, कौन सी भाषा से लिया गया है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। एग्रीकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? बिल्कुल सही जवाब, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्रीकल्चर शब्द क्या है? एग्री प्लस कल्चर, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, और यह लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जैसे बात करें एग्रीकल्चर हो गया लैटिन भाषा से, हो गया एग्रोनॉमी जो वर्ड है। एग्रोनॉमी वर्ड क्या है? वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जिन वर्ड के पीछे कल्चर लगे वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ये देखिए गाइस, ये जो कल्चर वर्ड है ना, ये जिन वर्ड के पीछे कल्चर लगे वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। सिर्फ एक ऐसा पोमोलॉजी, यह एक ऐसा वर्ड है जो क्या है? ग्रीक प्लस लैटिन भाषा, दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर का सबसे नॉर्मल और आम क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हमारे देश की आबादी कितने प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? कितने प्रतिशत आबादी हमारे देश की कृषि पर निर्भर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। हमारे देश की कितनी आबादी कृषि पर निर्भर है? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे देश की 70% आबादी जो है ना, वो डायरेक्टली कृषि पर निर्भर है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से भी बाकी जो 30% बच गई वो भी निर्भर है। मतलब हमारा पूरा देश वैसे तो एग्रीकल्चर पर क्या है, कृषि पर 100% निर्भर है, पर डायरेक्टली जो है ना वो 70%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 70% कृषि पर निर्भर है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष तो होता है डायरेक्टली, ठीक है, सीधा जैसे हमने अनाज बोया और हमारे घर में संग्रहित कर लिया। ठीक है, और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे हमने गेहूं बोई, ठीक है, गेहूं को हमने मंडियों में बेच दिया, बाद में वह क्या है, गेहूं के अलग अलग प्रोडक्ट्स मंडियों से क्या उद्योगों में जाएगा, उद्योगों से क्या है अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के आएंगे। ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया। ठीक है, समझ गए आप? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जो मतलब जो लोग खेती नहीं करते उनके पास भी हमारे जो खेती करते हैं उनके उत्पाद उन तक पहुंचते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आप बताइए गाइस, एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। 2 फसलों का मतलब है एक साल में 2 फसलें लेने वाला। ठीक है, इसका सही जवाब होगा भारत, सी ऑप्शन। ठीक है, भारत में क्या है, प्राचीन काल से ही 2 फसलें ली जाती है। भारत पहला देश है दुनिया का ऐसा जहां पर क्या है 2 फसलें ली जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन ग्रंथों में अक्षत किसे कहा गया है? प्राचीन ग्रंथों में अक्षत किसे कहा गया है? 5 सेकंड का टाइम है गाइस आपके पास। प्राचीन ग्रंथों में अक्षत किसे कहा गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है, आप सही जवाब इसका कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा गाइस चावल, डी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन यह है क्या है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अक्षत किसे कहा गया है, या अक्षत प्राचीन में कौन कौन सी चीजों की खेती की जाती थी। ठीक है, श्रीफल किसे कहते हैं? श्रीफल कहते हैं नारियल को। ठीक है, जो श्रीफल हो गया, सूत हो गया, राई हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, इन फसलों का क्या प्राचीन काल से ही हम उत्पादन करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से इन फसलों को बोते आ रहे हैं। अक्षत किसे कहते हैं? चावल को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार फिर से सुन लीजिए। पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है ऋग्वेद में, अर्थवेद में, बारहमीर में। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है गाइस। पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है ऋग्वेद में, अर्थवेद में, सामवेद में, बारहमीरी में। इसका सही आंसर है गाइस अर्थवेद।
अर्थव्यवस्था में क्या है हमारे, अब तो हम क्या करते हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स का, शाकनाशी का, इंसेक्टिसाइड का, ठीक है, इनका यूज करते हैं, कीटनाशी का, बीमारियों को रोकने के लिए। लेकिन इन चीजों का जिक्र क्या है, पुराने जो हमारे वेद हैं इनमें किया गया है, ठीक है। पादप को पुराने समय में भी हम सुरक्षित रखते थे बीमारियों से, कीटों से। पर फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम मॉडर्न एग्रीकल्चर करने लगे हैं, वो प्राचीन तरीकों से क्या है, तो फल वृक्षों को या फसलों को सुरक्षा प्रदान करते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुन लीजिए आप। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बीपी पाल, ऑप्शन नंबर सी है एम एस रंधावा, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एन ई बोरलोग। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप जवाब दे दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स है, ठीक है, जेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, आईसीआर के लिए भी है, बीएचयू के लिए भी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी है, एडीओ के लिए भी है, एओ के लिए भी है, डबल एओ के लिए भी है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में कृषि का इतिहास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर एम एस रंधावा, ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन क्या है? हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में, ठीक है। हरित क्रांति की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल क्या है? मुख्य फसलें थी। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा स्टीवा, ठीक है। और जो डॉक्टर एन ई बोरलोग है वो क्या है? डॉक्टर एन ई बोरलोग हरित क्रांति के किसमें है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एन ई बोरलोग, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? नोरिन 10 नामक जीन का यूज करके वो ने गेहूं की उन्नत किस्मों का उत्पादन किया था, जिससे क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन हमें प्राप्त हो सके प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो डॉक्टर बीपी पाल जो क्या है, इन्हें क्या है, रोज का पिता माना जाता है। रोज का पिता माना, रोज फ्लावर जो होता है, रोज का पिता माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके इसमें 4 या 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं इस एक क्वेश्चन में। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1904, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन बी 1920। 5 सेकंड का टाइम है गाइस आपको। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर कीजिए अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, जो भी एग्रीकल्चर की, जेट की, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एडीओ, डबलएओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। आशा करता हूँ आपको सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं अपनी मेहनत से तो पसंद आए होंगे। तो 7th क्वेश्चन है अपना, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है गाइस 1904। 1929 में क्या है? ICAR 16 जुलाई 1929 को क्या है? ICAR की स्थापना हुई है, भारतीय कृषि शोध अनुसंधान, ठीक है। 1982 में क्या है? नाबार्ड का नाम सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, इसकी क्या है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। 1920 को क्या हुआ है? 1920 को फल
फल परिरक्षण क्या होता है? हमें फलों तथा सब्जियों को लंबे समय तक उसकी गुणवत्ता कम हुए बिना लंबे समय तक रखना, ठीक है। जैसे हम अचार घर में अचार बना के रखते हैं, ठीक है। अचार तो क्या है, अस्थायी परिरक्षण में आता है, क्योंकि यह क्या है कुछ महीनों तक ही चलता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी परिरक्षण और स्थायी परिरक्षण। अचार क्या किस में आता है? अस्थायी परिरक्षण में, क्योंकि यह कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। और जो स्थायी परिरक्षण होता है उसमें क्या है, हम चीजों को लंबे समय तक, ठीक है, जैसे जैम हो गया, जेली हो गया, पानक हो गया, ठीक है, स्क्वैश हो गया, सॉस हो गया, उनको क्या कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं बिना उनकी गुणवत्ता में कमी आए। उनकी पहली क्या है उद्योगशाला 1920 में मुंबई में, ठीक है, 1920 में किसमें? मुंबई में पहली उद्योगशाला शुरू की गई थी। अब फिर से आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। आपका मतलब जितने भी हर एक चैप्टर का अलग अलग से क्वेश्चन उठ रहा है। 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई, 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, 1904 को भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई है। 1920 में क्या है, पहली मुंबई में फल परिरक्षण की उद्योगशाला खोली गई है। इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृषि शोध कार्य के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर जवाब दीजिए, सही आंसर दीजिए। कृषि शोध कार्य के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 8वां क्वेश्चन है आपका। इसका सही जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है गाइस फ्रेंड्स। इसका सही जवाब है गाइस 1905। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका। कमेंट करके बताइए जरूर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। और जो भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना है वो कब हुई थी? मैंने पीछे इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन था उसमें करवाया था, 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। 1955 में क्या हुआ था? फल उत्पाद आदेश, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर की क्या है? फल उत्पाद आदेश से 1955 में शुरू हुआ था। और 1971 में क्या हुआ था? 1971 में अखिल भारतीय फल सुधार परियोजना शुरू की गई थी। इससे क्या है, इसके अनुसार क्या था, जितने भी फलों के उत्पादन में या फलों के नुकसान में समस्याएं आ रही थी उनको सुधारने के लिए एक परियोजना सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्या है बाग लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था और बीमारियों की समस्या का समाधान राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार मिलकर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। 1904 में क्या है, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई है। 1905 में कृषि शोध कार्य के लिए फिप्स प्रयोगशाला बिहार में, जिसका क्या है मुख्यालय बिहार में। 1955 में क्या है, फल उत्पाद आदेश, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार क्या होता है कि हमें जितने भी फल और सब्जियां परिरक्षित करते हैं उनकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती थी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार। और 1971 में क्या था, एक बार फिर से सुन लीजिए, अखिल भारतीय फल सुधार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी के किनारे फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी? कौन सी नदी के किनारे फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी यमुना। 5 सेकंड का टाइम है गाइस, आपको जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंडक। गंडक नदी के किनारे क्या है फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। पूसा में स्थित कृषि संस्थान का इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामकरण कब किया गया था? मतलब IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या मतलब होता है? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना कब की गई थी? 19
1911 में। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 1911 में क्या है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का नामकरण किया गया था। इसी के साथ धन्यवाद गाइस। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। आपके लिए अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेके आऊँगा मैं। थैंक्स गाइस, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी।